आइए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। स्टीफन कोवे की 35 साल पुरानी 7 हैबिट्स वाली क्लासिक किताब आज भी इतनी हिट क्यों है? इसका असली जादू कुछ ऐसे धमाकेदार डेटा में छिपा है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। चलिए सीधे इसके असर को समझते हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। फ्रैंकलिन कोवे के रिसर्च से सामने आया कि एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट फैक्ट्री ने जब इन आदतों को अपनाया तो उनकी क्वालिटी में सीधे 40% का भारी उछाल आ गया। और इतना ही नहीं, ऑन टाइम डिलीवरी रेट 98% तक पहुंच गया। इसका सीधा सा मतलब है सालाना $3.5 मिलियन की शानदार बचत। है ना कमाल? अक्सर माना जाता है कि सॉफ्ट स्किल्स का कोई ठोस पैमाना नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। ये स्किल्स हार्ड डेटा में बदल सकते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग यानी पूरी सहानुभूति के साथ दूसरों को सुनने की क्षमता ट्रेनिंग के बाद 60% से रॉकेट की तरह उछलकर सीधे 89% तक पहुंच गई। जैक फिलिप्स सेंटर फॉर रिसर्च के ये आंकड़े एक बहुत ही गहरी बात साबित करते हैं। किसी भी संगठन में अगर कोई सच्चा और स्थायी बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत बाहर से नहीं की जा सकती। ये बदलाव हमेशा व्यक्तिगत स्तर पर और इनसाइड आउट यानी अंदर से बाहर की ओर ही होता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट का असली बेस समझना बहुत ही दिलचस्प है। ये कोई पर्सनालिटी एथिक नहीं है जहां सिर्फ नेटवर्किंग के छोटे-मोटे ट्रिक्स और झूठी मुस्कुराहट से काम चल जाए। बिल्कुल नहीं। ये तो गहरे और हमेशा टिकने वाले कैरेक्टर एथिक को अपनाने के बारे में है। ये वही पक्की ईमानदारी और साहस का रास्ता है जिसकी वकालत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी की थी। खंड 1 प्राइवेट विक्ट्री यानी स्वयं पर विजय। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले के लोग एक बेहतरीन टीम की तरह काम करें, उन्हें ये प्राइवेट विक्ट्री हासिल करनी ही होगी। मतलब सबसे पहले अपनी खुद की आंतरिक दुनिया का मास्टर बनना होगा। पहली आदत है प्रोएक्टिव बने। ये नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख देती है। सर्कल ऑफ कंसर्न यानी डूबती अर्थव्यवस्था, खराब ट्रैफिक या टॉक्सिक बॉस की दिन भर शिकायत करने में अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद की जाए। इसके बजाय अपना पूरा फोकस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को आक्रामक तरीके से बढ़ाने पर लगाना चाहिए। नई स्किल सीखना, हेल्थ सुधारना या कोई साइड इनकम बनाना, असली पावर तो यही है। दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। एक पल के लिए अपने खुद के अंतिम संस्कार की कल्पना करने का यह गहरा अभ्यास बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह कमाल का असरदार है। ये रोजमर्रा के फालतू शोर को पूरी तरह से शांत कर देता है और ये साफ साफ दिखा देता है कि जीवन के अंतिम और सबसे जरूरी लक्ष्य आखिर हैं क्या। सोर्स मटेरियल में राहुल का एक बेहद शानदार उदाहरण दिया गया है। नोएडा में काम करने वाला ये 28 साल का आईटी एम्प्लॉय वीकेंड्स पर बस नेटफ्लिक्स देखकर समय बिताता था, लेकिन फिर उसने अपने एक पर्सनल मिशन को तय करने के लिए इसी एंड विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया और नतीजा, उसने अपनी दिशा बदल दी, नई स्किल सीखी, एसआईपी शुरू की और महज 2 साल के अंदर अपनी सैलरी को सीधा 2 गुना कर लिया। सच में एक जबरदस्त टर्न अराउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं आदत नंबर 3 की तरफ। यहां टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी और क्लासिक दुविधा सामने आती है। सोचने वाली बात है ना कि आखिर ये अर्जेंट काम हमेशा हमारे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को क्यों निगल जाते हैं। इससे टाइम मैनेजमेंट का सबसे शक्तिशाली टूल माना जाता है। जो लोग सच में अत्यधिक प्रभावी होते हैं वे क्वाड्रेंट 1 में बार बार आने वाली क्राइसिस और डेडलाइंस और क्वाड्रेंट 4 के सोशल मीडिया वाले टाइम वेस्टर जालों से खुद को बचा लेते हैं। उनका असली सीक्रेट क्या है? वो बिना किसी बहाने के सबसे पहले क्वाड्रेंट 2 की गतिविधियों को शेड्यूल करते हैं। प्लानिंग करना, एक्सरसाइज करना और नई चीजें सीखना उनके लिए सबसे पहले आता है। यानी वे महत्वपूर्ण चीजों को अर्जेंट चीजों पर कभी हारने नहीं देते। खंड 2 पब्लिक विक्ट्री यानी सहयोग में महारत। जब एक बार आंतरिक जीत मिल जाती है तो फिर पूरा का पूरा फ्रेमवर्क इस बात पर शिफ्ट हो जाता है कि लोग आपस में कैसे जुड़ते हैं और मिलकर कैसे बड़ी सफलता हासिल करते हैं। आदत नंबर 4 मांग करती है कि उस पुरानी गलाकाट प्रतियोगिता वाली सोच को अब जड़ से उखाड़ दिया जाए। या तो मेरी जीत होगी या तुम्हारी, इस माइंडसेट से बाहर निकलना ही होगा। यहां मानव बातचीत के 6 अलग अलग पैमाने बताए गए हैं, जिनमें सबसे बेहतरीन और फायदेमंद है विन विन, यानी एक ऐसी स्थिति जहां सबकी जीत हो। इसे ऐसे समझा जा सकता है, किसी के हारने के बजाय विन विन रणनीति में हमेशा चीजों को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि दोनों का फायदा हो। मान लीजिए कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट है,
सिर्फ पैसों के लिए लड़के विन लूज वाली कड़वाहट पैदा करने से कहीं अच्छा है कि काम के दायरे यानी स्कोप को एडजस्ट कर लिया जाए। इससे दोनों पक्ष चेहरे पर मुस्कान लेकर वापस लौटते हैं। अब देखिए आदत नंबर 5 का ये चौंकाने वाला आंकड़ा। पूरे 80% टकराव और झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को असल में सुन ही नहीं रहे होते। सामने वाले की बात खत्म होने से पहले ही दिमाग में अपना जवाब तैयार किया जा रहा होता है। यह सुनने में कितना आम लगता है ना? यही काम आती है एम्पैथिक लिसनिंग। बिना किसी छिपे हुए पर्सनल एजेंडे के दूसरे इंसान की भावनाओं को गहराई से समझना। अगर कोई कलीग काम से परेशान है तो उसे सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की सूखी और रटी रटाई सलाह देने के बजाय ये जानने की कोशिश की जाए कि वो सच में इतना बोझिल क्यों महसूस कर रहा है। विश्वास मानिए, ये तरीका आपसी भरोसे को रातों रात मजबूत कर देता है। और जब एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 3 का दम दिखाने लगें तो बस समझ लीजिए कि यही आदत नंबर 6 है, जिसे सिनर्जी कहा जाता है। सिनर्जी का मतलब सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना या ग्रुप के साथ अंधाधुंध चलना बिल्कुल नहीं है। ये तो वो कमाल का जादू है जो तब पैदा होता है जब एक बिल्कुल सुरक्षित माहौल में अलग अलग बल्कि एकदम विपरीत दृष्टिकोण आपस में टकराते हैं। इसी टकराव से और आपसी मतभेदों के सम्मान से अकेले किए गए काम के मुकाबले कहीं ज्यादा शानदार और इनोवेटिव समाधान निकलकर सामने आते हैं। ये पुराना सिद्धांत आज के मॉडर्न डेटा के साथ 100% फिट बैठता है। गूगल के मशहूर प्रोजेक्ट अरस्तु ने भी यही साबित किया है कि जिन टीमों में साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है और जहां हर तरह के विचारों का स्वागत किया जाता है, वे टीमें उस पुराने सख्त और डराने वाले हायरार्की सिस्टम वाली टीमों को मीलों पीछे छोड़ देती हैं। खंड 3 सस्टेनेबल रिन्यूअल यानी आरई को तेज करना। अब तक जो भी गति और ऊर्जा बनी है उसे हमेशा कायम रखने के लिए ये विश्लेषण आदत नंबर 7 के साथ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, जो है खुद को सहेजने और लगातार बेहतर बनाने का अल्टीमेट नियम। आरई को तेज करने का सीधा सा मतलब है इस रोजमर्रा की अंधी दौड़ से थोड़ा बाहर निकलना। जीवन के चारों अहम हिस्सों को बाकायदा रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। अच्छी डाइट और कसरत से शारीरिक हिस्सा, कुछ नया पढ़ने से मानसिक, बेहतर रिश्तों से सामाजिक और ध्यान या अच्छे मूल्यों से आध्यात्मिक हिस्से को तरोताजा करना, यही असली सीक्रेट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए दिन के कई घंटे खाली निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दिन भर में केवल 40 मिनट, जी हाँ, बस 40 मिनट, 20 मिनट की वॉक, 15 मिनट कुछ अच्छा पढ़ना और 5 मिनट की शांति या मौन, बस इतना ही करने से दिन के बचे हुए 23 घंटे कहीं ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। स्टीफन कोवे की यह सदाबहार बात हमेशा याद रखने लायक है कि असली ग्रोथ तब मिलती है जब मतभेदों को एक अवसर की तरह देखा जाए। अपने प्रभाव के दायरे को लगातार बढ़ाना और सिर्फ अर्जेंट कामों में उलझने के बजाय जो सच में महत्वपूर्ण है उसे सबसे ऊपर रखना ही कामयाबी की कुंजी है। अब जब ये पूरा फ्रेमवर्क सिर्फ किताबों से निकलकर रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल सवाल यही बचता है, क्या ये जीवन सिर्फ दुनिया की चीजों पर रिएक्ट करने के लिए है या फिर इसे अपने हिसाब से गढ़ने के लिए जरूरी और प्रोएक्टिव कदम उठाने के लिए? आगे की कहानी लिखने के लिए कलम किसके हाथ में है? इसी गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। इस शानदार चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।